नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्ती क्लास में। हम लोग किन के साथ बात कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं। और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही, आप सभी को पता है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। और आज की हमारी ये जो क्लास है इसके अंदर हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो क्लास 9th के हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के लिए पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से उदय बैच को शुरू किया गया है। और हमारा ये जो उदय बैच है, आप देखते हैं कि जो हमारा पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल है उस पर, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है ऐप पर, वहां पर आपको क्लासेस दिखती हैं। तो अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पूर्णतः हिंदी मीडियम अगर आपका सिलेबस है या फिर आपका पाठ्यक्रम है या फिर आप हिंदी मीडियम से आने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इन कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। पूरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत ही प्रशिक्षित टीचर्स के द्वारा हम देखते हैं कि पढ़ाया जा रहा है या फिर कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ क्या बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको कहां पर दिखता है दोस्तों? ये जो आपका इतिहास वाला भाग है वहां पर आप देखते हैं कि हम इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं और आज हमारा ये जो लेक्चर है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, आप देखते हैं कि खत्म हो ही जाएगा। अच्छा, जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 को पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देख लें, ताकि आपके लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाए और आप अपने पेपर के अंतर्गत इस चैप्टर से संबंधित हर सवाल का जो जवाब है तब बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ दे पाएंगे अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देख चुके होंगे। तो पहले वो देख लो और फिर बाद में इस चैप्टर को देख लो, ठीक है? तो दोस्तों, समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। आप सभी के साथ मुख्य तौर पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 का। और सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सन 1793 से लेकर सन 1794 तक, 1793 से 1794 तक फ्रांस के अंतर्गत क्या हुआ। और यहां पर ना फ्रांस के जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए और इसी वजह से हम लोग इस खराब समय को आतंक राज के तौर पर पुकार रहे हैं। क्या था ये आतंक राज, क्यों हुआ था ये आतंक राज, इसकी पूरी कहानी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में समझेंगे। उसके बाद डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ समझाएंगे कि फ्रांस में मुख्य तौर पर राजा के जाने के बाद एक नए तरीके से शासन को स्थापित किया जाता है। क्या होता है ये शासन का अर्थ और कैसे फ्रांस को फिर हम देखते हैं कि चलाया जाता है, उसको देखेंगे। फ्रांस के अंदर जो मुख्य तौर पर महिलाएं थी ना, उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब रहे थे और महिलाओं ने 1789 की जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत और अपने अधिकारों के लिए समय समय पर फ्रांस में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, उनको हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ प्रथम है ना कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखें दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब होता है कि लोगों को गुलाम बना लिया जाता है। तो फ्रांस के अंदर एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाकर, है ना, अपना नौकर बनाकर उसको जानवर के तरीके से रखता था, उसको कोई पैसा नहीं देता था, उसको गुलाम कहा जाता था या फिर दास प्रथा कहा जाती थी। इसका उन्मूलन या फिर उसकी समाप्ति कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष रखेंगे और बहुत सरलता के साथ, बहुत ही रोचकता के साथ हम लोग हर कहानी को समझते चलेंगे, ठीक है? अब क्लास को करें शुरू। क्यों ना क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जितने भी बिंदुओं को अब तक पढ़ चुके हैं उसको क्विकली समअप करें, क्विकली रिपीट करें, क्विकली एक तरीके से रिवाइज कर लें, ताकि हम चैप्टर की जो कहानी है उसके साथ पूरे तौर पर जुड़े रहें, ठीक है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, या फिर हमें किस नाम से पुकारते हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति। और क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रांति का मतलब होता है विरोध, ये तो आप सभी को पता है। और ये विरोध क्यों होता है? ये विरोध होता है भैया परिवर्तन लाने के लिए, कि देश के अंदर जो शासन किया जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, देश के अंदर जो शासन कर रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा और जनता उसको परिवर्तित करना चाहती है। कौन से देश की बात हो रही है भाई? फ्रांस की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग इसे फ्रांसीसी क्रांति कह रहे हैं, क्योंकि ये क्रांति फ्रांस में होती है। अब जनता परेशान थी, तो किसकी वजह से परेशान थी? फ्रांस के अंदर एक राजा हुआ करता था और ये जो राजा था ना दोस्तों, बहुत ही बेकार राजा था। आप देखते हैं कि ये जनता के भलाई के काम नहीं, जनता के नुकसान के काम करता था। इस राजा का क्या नाम था दोस्तों? इस राजा का नाम था लुई 16वां। अच्छा, ये जो लुई 16वां था
आपको पता है कि ये क्या करता है दोस्तों, सन 1774 में राजा बन जाता है। और जब ये राजा बनता है तो राजा बनने के कुछ ही समय बाद ये बहुत गलत फैसले लेता है देश के अंदर। इसके कारण ही आप देखते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देश में मुख्य तौर पर जो गरीब जनता थी उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, और जो अमीर लोग थे या फिर जो पादरी लोग थे उनसे कोई टैक्स नहीं लेता। इसी के समय में आप लोग देखते हैं कि गलत फैसले लिए जाते हैं देश में, और ये जनता की भलाई का कोई काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने राजमहल के अंदर रहता है। और धीरे धीरे सन 1774 में राजा बनने के बाद इसके बहुत सारे गलत फैसले होते हैं। जनता इसके फैसलों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और फिर 1789 में जनता क्या कर देती है, क्रांति करती है, यानी कि सड़कों पर आ जाती है और राजा को हटाने की बात करती है। अच्छा, हमने इसी समय यह भी डिस्कस किया था कि जो फ्रांसीसी समाज था वो मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि 3 रूपों में बटा हुआ था। इसमें सबसे पहला जो रूप था उसे हम लोग किस नाम से पुकारते थे, उसे हम लोग कहते थे प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट के अंदर कौन लोग थे दोस्तों, इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर जो धर्म का काम करते थे, जो चर्च के काम करते थे, पादरी लोग थे, वो लोग शामिल थे। और दूसरे नंबर पर हमें कौन लोग दिखते थे दोस्तों, दूसरे जो फ्रांस का सामाजिक ग्रुप था उसे कहा जाता था द्वितीय स्टेट, और इसके अंदर कुलीन लोग यानी कि जो रिच लोग थे वो लोग हमें दिखते थे, अमीर लोग हुआ करते थे। और फ्रांस में जो तीसरा ग्रुप था उसे हम लोग कहते थे तृतीय स्टेट, और ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे इसके अंदर हमारे सभी गरीब लोग हुआ करते थे, यानी कि महिलाएं हुई, दास हुए, मजदूर हुए, किसान हुए, वो सभी तृतीय स्टेट के अंदर थे। देश को चलाने के लिए जो राजा था लुई 16 वो क्या करता था, वो जो टैक्स लिया करता था वो किनसे लेता था, वो इन तृतीय स्टेट के लोगों से ही देश को चलाने का पैसा लिया करता था। अमीर लोगों से और चर्च के लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, और इसी वजह से जो गरीब जनता थी, महिलाएं थी, मजदूर थे, किसान थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो लोग राजा के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और फिर क्या तैयारी हो जाती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सन 1789 में ये क्रांति शुरू हो जाती है, और आप सभी को पता है कि जब ये क्रांति शुरू होती है तो राजा घबरा जाता है। राजा कहता है कि तुम्हारी मांगे क्या है, तुम मेरे पद को समाप्त मत करो, तुम्हारी जो मांगे हैं मैं मानने को तैयार हूं। जनता कहती है कि भैया हमारे देश को संविधान से चलाया जाए, ऐसा ना हो कि राजा अपनी मनमर्जी से देश को चलाए, देश में संविधान बनाने की बात होती है। फिर फ्रांस के अंदर क्या होता है, 1791 में देश का संविधान बनता है, और फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस बन जाता है संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि फ्रांस के अंदर राजा भी होता है, और ये जो राजा होता है ये देश के संविधान यानी कि देश के कानून से चलता है। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो संविधान बनता है इसके अंतर्गत जो अमीर लोग थे वो अपने हिसाब से ही अपने फायदे के लिए कानूनों को बनाते हैं। इस संविधान के अंदर मुख्य तौर पर जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जो गरीब जनता थी, उनकी भलाई के लिए ध्यान नहीं रखा जाता, और उनको कोई ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते, और राजा जो था वो इस संविधान के जरिए अपनी शक्ति को बनाए रखता है। और जो गरीब जनता थी उसे लगता है कि हमने ये जो क्रांति करी इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं हुआ, और धीरे धीरे ये जो गरीब जनता थी ये क्या करती है दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो गरीब जनता थी ये अपना एक समूह बनाती है, और इस समूह को क्या कहा जाता है, इस समूह को बहुत सारे क्लबों के तौर पर पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो गरीब जनता थी ये बहुत सारे समूह बनाती है, इन्हीं समूहों को क्लब कहा जाता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब था जैकोबिन क्लब, याद है ना आपको। अब जैकोबिन क्लब जो था ये गरीब जनता जिसमें महिलाएं थी, मजदूर थे, किसान थे, इन्हीं का एक समूह था। ये जैकोबिन क्लब जो था ये मुख्य तौर पर फ्रांस में परिवर्तन करना चाह रहा था, सत्ता, देश को चलाने की जो पावर थी उसको बदलना चाहते थे। फिर सन 1792 में क्या है दोस्तों, सन 1792 में ये जो राजा था उसके खिलाफ ये सभी जैकोबिन क्लब के लोग आ जाते हैं, राजा के महल पर अटैक करते हैं, राजा को बंदी बना लेते हैं, लुई 16 को, लुई 16 को। और उसके बाद मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है, राजा पर केस किया जाता है, लुई 16 को दोषी करार दिया जाता है, और उसको और उसकी पत्नी को फांसी दे दी जाती है। और फिर उसके बाद देश में चुनाव होते हैं, और अब फ्रांस के अंदर सन 1792 के बाद मुख्य तौर पर क्या होता है, पूरे तौर पर राजतंत्र समाप्त हो जाता है और फ्रांस गणतंत्र बन जाता है। तो ये हमने जो पूरा चैप्टर समझा था उसका निचोड़ यहां पर मैंने आपके सामने पेश किया। अब हमारी आज की इस क्लास में हमें यह समझना होगा कि भैया जी अब तक हमने ये देख लिया कि सन 1792 में राजतंत्र तो खत्म हो गया, अब इसके बाद फ्रांस में क्या होगा, क्या सच में गरीब लोगों के अच्छे दिन आ गए, क्या सच में गरीब लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई, क्या अब गरीब लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा होता हुआ देख सकते हैं, क्या सच में फ्रांस में रहने वाला हर एक व्यक्ति अब क्या कर सकता है, अपने जीवन को बदलते हुए देख सकता है। ये यहां से हमें समझना होगा, है ना, कि अब क्या होगा दोस्तों, इसकी कहानी को हमें यहां से कंटिन्यू आप सभी के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि
है ना। जैसा मैंने आपको बताया था कि सन 1792 में मुख्य तौर पर क्या किया गया, ये जो हमारा जैकोबिन क्लब था, है ना, ये जो हमारा जैकोबिन क्लब था, इसने क्या किया था, इसने मुख्य तौर पर जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या किया, जो राजा था उसको पकड़ लिया और राजा को क्या किया, राजा को दोषी घोषित किया और देश के अंदर चुनाव कराए और राजा के राजतंत्र को खत्म कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र बनाया। और उसके बाद फिर पूरे देश पर आप देखते हैं कि जैकोबिन क्लब के लोगों का ही कहीं ना कहीं से आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ये क्या करते हैं, पूरे फ्रांस के ऊपर अपना आधिपत्य यानी कि अपना शासन स्थापित करते हैं। और जैकोबिन क्लब का जो नेता है, भैया जी ये रहा, बहुत ही मुस्कुरा रहा है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? जी हाँ, ये कौन है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यही है जैकोबिन क्लब का नेता। और इसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स, है ना। तो 1792 के बाद आप देखते हैं कि जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, है ना, जो मुख्य तौर पर इस समूह के लोग थे, वही फ्रांस के अंदर शासक के तौर पर आते हैं। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। यही क्या करता है, यही फ्रांस का एक शासक बनता है। तो लुई 16वें के बाद जो नया व्यक्ति हमें फ्रांस के अंदर शासक बनते हुए एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक जिम्मेदार शख्स आते हुए दिख रहा है। ये राजा नहीं है ना, ये चुनकर भेजा गया है, देखा जाए तो, है ना। तो आप देखते हैं कि ये शासक के तौर पर हमें दिखता है। और ये जो था ना दोस्तों, ये बहुत ही कठोर शासक था। ये बहुत ही आपको दिखता है कि बहुत ज्यादा कठोर शासक था। छोटी छोटी बात पर लोगों को क्या कर दिया करता था, ये जान से मारने का हुक्म कर दिया करता था। तो जनता को तो शुरू में लग रहा था कि लुई 16वां चला गया, लेकिन ये लुई 16वां से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति आप देखते हैं कि फ्रांस की गद्दी पर आकर बैठ गया, फ्रांस का शासक बन के बैठा। इसका नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। अच्छा, ये क्या था, ये अपने विरोधियों को मौत की सजा दे दिया करता था। अगर आप इसके विरोधी हैं, अगर आप इसके फैसलों को नहीं मानते, तो ये आपको मौत के घाट उतरवा देगा, आपको जान से मरवा देगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि सन 1793 में जब ये सन 1793 में क्या करता है, शासक बन जाता है फ्रांस का, तो इस समय को क्या कहा जा रहा है, इस समय को आतंक का राज कहा जा रहा है। आतंक राज का मतलब कि भाई डर का माहौल है कि अगर आपने एक भी कुछ भी बात बोली तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स आपको मरवा देगा। तो आप देखते हैं कि राजा के चले जाने के बाद जैकोबिन क्लब का जो ये नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स, ये शासक बन गया। छोटी छोटी बातों पर लोगों को जान से मरवा रहा है। और ये क्या था दोस्तों, ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ अपने विरोधियों को ही ऐसा करता था। अगर जो जैकोबिन क्लब के लोग थे उनको लगता था कि ये जो कानून ये बना रहा है इससे देश का नुकसान होगा, अगर इसके खुद के साथी इसका विरोध करते थे तो उनको भी क्या कर दिया करता था दोस्तों, उनको भी नहीं छोड़ता था, उनको भी मरवा दिया करता था। अच्छा, मरवाता कैसे था, एक बहुत ही यूनिक तरीका आप देखिए, है ना, कि आतंक का राज कहा जा रहा है, यानी कि इतना डर का माहौल था कि लोग इसके खिलाफ बोलने से भी घबराते थे, लोग इसके खिलाफ बोलने से भी घबराते थे। और बहुत अजीब अजीब इसने कानून बनाए थे, छोटी छोटी बातों पर उन कानूनों को तोड़ने की वजह से आप देखते हैं कि लोगों को जान से मरवा दिया करता था। फिर मरवाने का तरीका भी बहुत खतरनाक था। आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे, डॉक्टर गिलोटिन उनका नाम था। उन्होंने भैया जी एक मशीन का आविष्कार किया था, है ना। और ये जो मशीन है दोस्तों आपके सामने, ये इसे ही कहा जाता है गिलोटिन। इस गिलोटिन नामक मशीन में आप लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर दो खंबे होते थे। इस गिलोटिन नामक मशीन में अगर आप लोग देखें तो इसमें दो प्रकार के आपको खंबे दिख रहे हैं, है ना। और यहां पर आप देखते हैं कि एक प्रकार से ब्लेड होता है ना, दिख रहा है आपको, जी हां। और जो व्यक्ति होता है ना, आप देखिए कि यहां पर दो खंबे हैं और यहां पर आप देखिए कि तेज तर्रार ब्लेड होता है। तो जिस व्यक्ति को सजा देनी होती है उसको लिटा दिया जाता है, और फिर आप लोग देखते हैं कि जिसको मौत की सजा देनी होती है उसको लिटा दिया जाता है, और फिर रस्सी खींचकर ब्लेड उसकी गर्दन पर डाल दिया जाता है और गर्दन उसकी अलग हो जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो बहुत ही क्रूर तरीके से आप देखते थे कि फ्रांस के अंदर लोगों को मौत की यातनाएं या फिर मौत की सजा दी जाती थी। और ये जो टूल था या फिर आप देखें कि जो ये हथियार था, ये था गिलोटिन। और इसके जरिए बड़े स्तर पर क्या किया गया, आप देखते हैं कि सन 1793 में फ्रांस में लोगों को छोटी छोटी बातों पर गिलोटिन पर लटका दिया गया, गिलोटिन के जरिए उनको मार दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें समझने की जरूरत हुई कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स गरीबों में से ही चुनकर आया था, गरीब जनता ने उसे चुना था। क्या ये गरीबों के लिए अच्छा था, है ना। हमें तो ये पता चल गया कि भाई ये बहुत कठोर शासक था, छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार रहा था और अपने ही साथियों को मार रहा था और अपने विरोधियों को भी मार रहा था। और मार कैसे रहा था उसको भी हमने देख लिया कि गिलोटिन की मदद से लोगों के प्राणों को यह समाप्त कर रहा था। अच्छा, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स था इसने क्या किया दोस्तों, ये जो था ये कब से कब तक शासन के पद पर रहता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स सन 1793 से सन 1794 तक, एक साल तक ही क्या करता है, ये फ्रांस का शासक बनता है। लेकिन इस
एक साल में फ्रांस के अंदर इतना बड़ा बदलाव होता है, इतना डर जाते हैं लोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने मुख्य तौर पर जो अपनी सरकार बनाई थी उसमें कुछ नए नियम बनाए कि जब ये फ्रांस का शासक बना तो शासक बनने के बाद इसने बहुत सारे नए नए नियमों को बनाया, जिसमें यह था कि जो अधिकतम वेतन है उसकी सीमा को तय कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा कि मुख्य तौर पर कि अगर कोई मंत्री है, अगर कोई सिपाही है, अगर कोई सेनापति है तो सब अपनी मनमर्जी के हिसाब से तनख्वाह ले सकते हैं, नहीं। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने क्या किया, इसने शासक बनने के बाद फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया, अधिकतम वेतन की सीमा तय कर दी कि भाई हर एक व्यक्ति इतने अमाउंट को प्राप्त कर सकता है, कि सबकी सैलरी को फिक्स कर दिया और हर व्यक्ति उसी फिक्स सैलरी को लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो व्यक्ति अपनी मनमर्जी के हिसाब से, जो राजा के लिए, शासक के लिए काम करने वाले लोग थे, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से तनख्वाह नहीं मांग सकते थे। तो ये एक बड़ा बदलाव उसने किया। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उसने चीजों के जो दाम थे ना तय कर दिए। जैसे अगर आप आज के समय में जाएं तो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको जो कोई भी सामान होता है उसका प्राइस लिखा दिख जाता है ना। तो 1793 में आप देखें कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने चीजों के दाम तय कर दिए कि अगर चावल है 1 किलो है तो वो इतने पैसे में बिकेंगे, ऐसे ही अगर कोई अनाज है तो वो इतने उसमें बिकेगा, है ना, इतनी मुद्रा में बिकेगा। तो चीजों के दाम तय किए गए। उसी के साथ साथ लोगों की आप देखते हैं कि जो सैलरी थी उसको तय किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग देखें जो किसान थे, अब एक तय कीमत पर क्या है, शहर में आकर अनाज बेचना पड़ता था। अब क्या थे, जो मुख्य तौर पर हमारे किसान भाई थे ना, उनको ये कह दिया गया कि आपको क्या करना होगा, आपको शहर आना होगा। और शहर आने के बाद क्या कर दिया गया, जो अनाज की कीमत थी ना वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने क्या कर दी थी, पहले से ही तय कर दी गई थी। उसी तय कीमत पर क्या करना पड़ता था, इन लोगों को अपने अनाज को देना पड़ता था। और सफेद आटा जो महंगा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि बाजारों के अंदर सफेद आटा नहीं बिकेगा। क्या किया जाएगा, सरकारी दुकानें होंगी, उन्हीं सरकारी दुकानों के अंदर गेहूं को पीसकर बेचा जाएगा और लोग वहां से खरीदेंगे। तो किसान लोग गेहूं को या फिर अनाज को अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत तय थी, वो शहर में आकर उसको बेचते थे। और खुले तौर पर पीसा हुआ जो आटा होता था, जो महंगा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि महंगा आटा नहीं बिकेगा, सबको क्या करना होगा, कच्चे अनाज को ही बेचना होगा, फिर पिसवाना होगा। और उसी के साथ साथ वो समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। समता रोटी क्या है कि मुख्य तौर पर जो ब्रेड होता है वो सब लोग खाएंगे, सब इसका प्रयोग करेंगे। एक नई चीज आप देखते हैं कि ये भी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें आप देख रहे हैं कि उसने तय की है ना, कि कीमतें तय कर दी ताकि लोगों का नुकसान ना हो। किसानों को एक फिक्स प्राइस दे रहा है जिससे कोई बाजार में जो व्यापारी है वो उनको लूटे नहीं। तो अच्छी चीजें भी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जो तरीके उसने अपनाए वो बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। और इसी वजह से इस पूरे के पूरा जो कालखंड रहा सन 1793 से 1794 का, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आतंक का काल कहते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग देखें कि इसने क्या किया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, इनके लिए क्या था, पहले जैसे भारत के अंदर आप लोग देखें कि अगर कोई पुरुष होता है तो उसे श्रीमान कहते हैं, है ना, इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं। ऐसे ही कोई महिला होती है तो उसे श्रीमती कहा जाता है, कोई बच्ची होती है तो उसे कुमारी कहा जाता है ना। तो और इंग्लिश के अंदर आप देखते हैं कि मिसेस या फिर मिस होता है। ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोग देखें कि अगर किसी पुरुष को बुलाना होता है या फिर अगर किसी महिला को संबोधित करना होता है तो उनको मैस्यूर या फिर आप देखते हैं कि मदाम, इस नाम से पुकारा जाता था। तो फ्रांस के अंदर अगर कोई पुरुष है तो उन्हें आप देखें कि सन 1793 से पहले उनके नाम के आगे क्या कहा जाता था, मैस्यूर कहा जाता था। और जो कोई लेडी थी तो उनको क्या कहा जाता था, उनको मदाम कहा जाता था। लेकिन आप देखें कि इसने इन दोनों शब्दों को भी चेंज कर दिया। इसने कहा कि पुरुषों को अब लोग क्या कहेंगे, अब सितोयोन कहा जाएगा। जो पुरुष लोग होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको सितोयोन कहा जाएगा। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो महिलाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा, उनको सितोयीन कहा जाएगा। तो एक नया शब्द पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, इसको भी आप देखते हैं कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने अपने शासन में इस्तेमाल किया। और जो चर्च थे, जो धर्म का काम किया करते थे, उनको पूरे तौर पर बंद कर दिया। और चर्च के जो आप देखते हैं कि जो काम करने की इमारतें थी उनको क्या कर दिया, उनको सरकारी जो ऑफिसेस होते थे उसमें परिवर्तित कर दिया कि राजा जो होगा या फिर जो शासक होगा जो भी फैसले लेगा उन फैसलों को या फिर उनसे संबंधित जो भी कागज होंगे उनको उस चर्च में रखा गया। तो चर्च को बंद कर दिया गया। चर्च की जमीनों को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने अपने अधीन रख लिया और उन चर्च की जमीनों को क्या किया गया, सरकारी इमारतों में परिवर्तित कर दिया गया। तो बड़े बड़े बदलाव आप देखिए कि बड़े अजीब अजीब से बदलाव उसने किए, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बड़े विचित्र से भी हैं। और छोटी छोटी बातों पर आप देख रहे हैं कि ये लोगों को मार रहा था और इसी वजह से जो आतंक का माहौल था, डर का माहौल था, वो पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर बना हुआ था। अच्छा,
जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि जैसा करते हो वैसा पाते हो। तो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स ने बड़े अजीब अजीब तरीके के नियम बनाए थे, और क्या होता है, देखा जाता है कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स से खुद ही एक नियम टूट जाता है, और जब ये नियम टूट जाता है तो भैया अब उसकी बारी आ गई। जी हां, जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स ने जो अजीब अजीब नियम बनाए थे उन्हीं में से एक नियम आप देखते हैं कि इससे टूट जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो उसने क्रूर नियम बनाए थे उन्हीं में से एक नियम उससे टूट जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद इस पर केस होता है ना। जनता को पता चल जाता है तो इसके ऊपर केस किया जाता है कि भैया जी मैक्सिमिलियन ने खुद ही कानून को तोड़ा है। फिर इसके ऊपर केस होता है, और फिर केस के बाद आप देखते हैं कि यह साबित हो जाता है कि हाँ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स के द्वारा इस कानून को तोड़ा गया था। फिर भाई जैसा करते हो वैसा आप पाते हो। फिर 1794 में 1794 में आप देखते हैं कि जुलाई के महीने में क्या हो जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स को खुद ही के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने की वजह से क्या किया जाता है, गिलोटिन पर लटका दिया जाता है। और इस तरह जो आतंक का शासन था, जो डर का माहौल था फ्रांस के अंतर्गत, वो खत्म होता है। तो सन 1793 से 1794 तक वो जो छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारा जा रहा था, गिलोटिन पर लटकाया जा रहा था, उसकी कहानी खत्म होती है और गिलोटिन पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स को लटका दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि 1794 में मुख्य तौर पर क्या हुआ कि गिलोटिन पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स को लटका दिया। अब फ्रांस का क्या होगा, अब फ्रांस को कौन संभालेगा, अब फ्रांस के अंदर कौन शासन करेगा? क्या गरीब जनता आएगी, या फिर दोबारा से कोई व्यक्ति आएगा, या फिर मुख्य तौर पर दोबारा से कुछ लोगों को चुना जाएगा, या फिर लोगों का समूह देश को चलाएगा? यहां से अब कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई कि मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स जैकोबिन क्लब का जो ये समूह का नेता था, 1793 में शासक बनता है, बहुत ही क्रूर शासक था, जनता को परेशान कर रहा था। किस तरीके से फैसले इसने दिए वो दिए, उन्हीं में से एक कानून को ये तोड़ देता है, जिसके बाद आप देखते हैं कि इसको खुद ही गिलोटिन पर लटका दिया जाता है। और 1794 में जो ये आतंक का राज था, आतंक का खौफ था, ये फ्रांस के अंदर खत्म हो जाता है। अब 1794 के बाद फ्रांस में क्या होगा? क्या फ्रांस के अंदर कोई शासक नहीं आएगा? क्या फ्रांस में लोगों की जिंदगी ऐसे ही बेकार रहेगी? इसको हम लोग अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब के पतन के बाद, यानी कि सन 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स को फांसी पर, गिलोटिन पर लटकाने के बाद क्या होता है, एक नए संविधान को बनाने का काम शुरू किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो देश को चलाने की पावर थी वो क्या की जाती है, वो मध्यम वर्ग के पास आती है। याद होगा आप सभी को दोस्तों, ये मध्यम वर्ग कौन है? आप सभी को पता है कि मध्यम वर्ग के लोग ये वो लोग हैं जो पहले क्या हुआ करते थे, जो पहले गरीब हुआ करते थे। और इन गरीब लोगों ने क्या किया, इन गरीब लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपना क्या किया, अपने आप को अमीर कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुए, ना ये बहुत ज्यादा गरीब हुए, ये मिडिल क्लास लोग बने। और ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये शिक्षित लोग थे, क्या थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, और इन्होंने ही फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था, है ना। तो जब जैकोबिन क्लब खत्म हो गया, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर्स चला गया, उसको लटका दिया गया, फिर ये जो पढ़े लिखे लोग थे फ्रांस के अंतर्गत, मध्यम वर्ग के, इन लोगों को ये समझ में आया कि हमें ही आना होगा आगे। और ये मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं, देश में अपनी देश को चलाने की जो पावर थी, देश में देश को चलाने की जो सत्ता थी, उसको लेकर ये लोग जुड़ते हैं। और ये क्या करते हैं, अब देश के अंदर नए संविधान को बनाने की बात करते हैं। एक संविधान आपको पता है 1791 में बना था, लेकिन वो संविधान पूरा बड़ा अजीब था, बहुत गलत था। उसमें अमीरों का ध्यान रखा गया था, उसमें राजा का ध्यान रखा गया था। लेकिन अब आप देखते हैं कि सन 1794 में जो संविधान बनाने की बात हो रही है, इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग बहुत सारी नई बातों को शामिल करेंगे। क्या किया जाता है इसमें, यह कहा जाता है कि जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसे वोट देने का अधिकार नहीं था, है ना। आप देखते हैं कि इस संविधान में क्या कहा गया, ये जो मध्यम वर्ग के द्वारा जो संविधान बनाया जाने की बात की जाती है 1794 के बाद, यहां पर यह कहा जाता है कि देश के अंदर वोट देने का अधिकार उन्हें ही मिलेगा जिनके पास संपत्ति है, यानी कि जमीन है। तो जो जमीनों के मालिक होंगे ना फ्रांस के अंदर, सिर्फ उन्हें ही देश के अंदर वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो एक नई बात आप देखते हैं कि इस मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। उसी के साथ साथ ये लोग कहते हैं कि देश को चलाने के लिए, या फिर देश के अंदर जो ये सरकार होगी इसको चलाने के लिए 2 विधायिकाओं का गठन होगा, और जिसके अंदर सदस्यों का चुनाव होगा। कि देश के अंदर मुख्य तौर पर क्या होगा, 2 विधायिका, 2 रूप दिखेंगे, है ना, शक्ति के 2 रूप दिखेंगे, है ना। क्या होगा, शक्ति के 2 रूप दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि जब एक शक्ति थी, कि जब लुई 16वां था, जब एक व्यक्ति था
है ना, तो आपने देखा कि उसने अपनी मनमर्जी से चलाया और उसने देश की लुटिया डुबा दी। ऐसे ही इन लोगों ने देखा कि जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर एक अकेला व्यक्ति शासन संभाल रहा था तो उसने अपने मनमर्जी के हिसाब से चलाया। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अब देश के अंदर मुख्य तौर पर हम क्या देखते हैं कि हम शक्ति को दो भागों में बांट देंगे, और ये जो दोनों लोग होंगे या फिर ये जो दो समूह होंगे इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये लोगों के द्वारा चुनाव कर ही आएंगे, है ना। तो पहले उन्होंने देख लिया था कि जब अकेला व्यक्ति था तो उसने सही फैसले नहीं लिए, देश के लिए बहुत ही हानिकारक वो रहा। अब यहां पर आप देखते हैं कि जो संविधान बन रहा है उसमें यह कहा गया कि देश के अंदर क्या किया जाएगा, दो विधायिकाओं का गठन होगा, शक्ति को विखंडित किया जाएगा, शक्ति को बांटा जाएगा और इसके अंतर्गत क्या होगा, सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो दोनों काउंसिल होगी इसके अंदर 5-5 सदस्य चुने जाएंगे। ये कहा गया कि भैया जी हम क्या करेंगे, पहले हम अकेले व्यक्तियों के साथ चले थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग देश को चलाने के लिए दो ग्रुप या फिर दो समूह बना देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा समूह नंबर 1 और ये बन जाएगा हमारा समूह नंबर 2। ठीक है, देश को चलाने के लिए आप देखते हैं कि दो समूह बना दिए गए और हर समूह के अंदर कितने होंगे, 5-5 लोग होंगे, 5 लोग यहां पर और 5 लोग यहां पर। ठीक है, पहले एक एक व्यक्ति चला रहा था, लुई 16 आपको याद होगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर गलत फैसले लिए, इसी वजह से संविधान के अंदर बदलाव किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अब देश के अंदर दो समूह होंगे और यही दो समूह मिलकर देश को चलाएंगे। हर समूह के अंदर 5-5 लोग होंगे, ये पांचों के पांचों लोग, 5 लोग जो होंगे टोटल 10, ये क्या होंगे, ये चुनकर आएंगे, है ना। इनका चुनाव क्या होगा दोस्तों, इनको चुनाव कर भेजा जाएगा। ठीक है, ये चुनकर भेजे जाएंगे और यही लोग क्या करेंगे, यही लोग देश को चलाने की पूरी जिम्मेदारी रखेंगे। तो यही 10 लोग मिलकर देश को मुख्य तौर पर चलाएंगे और इसी को क्या कहा गया, इसी को डायरेक्टरी काउंसिल के बहुमत से वोट से भी हटाया जाए। ये कहा गया कि ये जो पूरे के पूरे लोग होंगे इनको डायरेक्टरी एक शब्द के तौर पर पुकारा गया। ठीक है, अच्छा, ऐसा यह था कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अगर हम लोग शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में देंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो गलत तरीके से फैसला लेगा। इसीलिए दो ग्रुप में बांट दी और हर ग्रुप के अंदर 5-5 लोगों को इन लोगों ने क्या किया, बना के रखा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि एक डायरेक्टरी शासित फ्रांस, है ना, ये जो दो समूह बनाए ना, इनको क्या कहा गया दोस्तों, इन्हीं को मुख्य तौर पर एक नया शब्द यहां पर रखा गया, इसे कहा गया डायरेक्टरी। तो ये दो डायरेक्टरी आप देखते हैं कि बनाई गई और इन दो डायरेक्टरी के जरिए क्या किया जा रहा है, फ्रांस के अंदर शासन करने की बात की जाती है। ठीक है, तो 1794 के बाद आप देखते हैं कि संविधान बनता है। इस संविधान में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार है जिनके पास संपत्ति है। देश के अंदर अब दो समूह बन जाते हैं, इन्हीं को डायरेक्टरी कहा गया। दो डायरेक्टरी आप बनते हुए देखते हैं और हर डायरेक्टरी में 5-5 लोग हैं और ये लोग अब चुनकर आते हैं। ठीक है, अब मुख्य तौर पर क्या होने लगा कि ये जो डायरेक्टरी थी, है ना, आप क्या देखते हैं कि इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं अक्सर टकराव होने शुरू हो गए। जी हां, आप देखते हैं कि ये जो अलग अलग आप देखते हैं कि डायरेक्टरी थी और इसके अंदर जो आप देखते हैं कि ये जो 5 अलग अलग लोग थे, ये 5 लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए और उसके साथ साथ एक समूह दूसरे समूह से लड़ने लग गया, है ना। गलती यहां पर एक और होती हुई हमें दिखती है कि सन 1794 के बाद जो संविधान बनता है और जिनसे देश को चलाने की अपेक्षा की जाती है कि ये देश को चलाएंगे, शुरुआत के कुछ समय में तो ये देश को सही तरीके से चलाते हैं, लेकिन ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक समूह दूसरे समूह से या फिर अपने ही समूह के अंदर इन लोगों के बीच में टकराव होने शुरू हो जाते हैं और जनता को लगने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जनता को लगता है कि पहले लुई 16 था, वो भी बेकार निकला, ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आया जैकोबिन क्लब वाला, ये भी बेकार निकला, और फिर ये जो हमने अपनी डायरेक्टरी शासित को बनाया, डायरेक्टरी बनाई, ये दोनों भी सही तरीके से देश को नहीं चला रहे थे। तो जनता को कहीं ना कहीं एक प्रकार से लगने लगा कि ये जो शासन का तरीका है ये पूरे तौर पर गलत था। और इसी बीच आप देखते हैं कि अब कहानी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन जो था उसको समझ में आ गया था कि जो जनता जो है वो इस क्या है दोस्तों, इस डायरेक्टरी शासित फ्रांस से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। ये जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और जनता की जो समस्याएं थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहां पर जो हमारा नेपोलियन था ये एक सैनिक ही हुआ करता था फ्रांस के अंदर, है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये कमांडर बनता है और उसके बाद ये क्या करता है, ये जनता के प्रति विश्वास पैदा कर देता है कि भाई मुझे एक प्रकार से शासन करने का अगर मौका मिल जाए तो मैं फ्रांस में क्या कर दूंगा, अमूल्य बदलाव कर दूंगा। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो नेपोलियन था ये मुख्य तौर पर क्या करता है, फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर अपने आप को शासक बनाता है और फिर सन 1804 में क्या करता है, फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है। और फिर ये फ्रांस का ही नहीं
दुनिया का सबसे बेहतरीन शहंशाह बनता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन राजा बनता है। नेपोलियन कैसे बदलाव करेगा वो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब तक की कहानी हमने यहां पर आपको बता दी कि सन 1789 में फ्रांस के लोगों ने जो क्रांति की थी वो 1791 के संविधान से प्रभावित हुई, फिर 1793 के आतंक के राज से 1794 के आतंक का राज खत्म हुआ, और उसके बाद फिर ये जो डायरेक्टरेट शासित फ्रांस था ये कैसे चला, और फिर जनता के बीच में आप देखते हैं कि नेपोलियन जो था वो उम्मीद की एक किरण के तौर पर आता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि आप मेरे साथ जुड़िए, और फिर ये क्या करता है, फ्रांस के अंदर शासक बन जाता है। अच्छा, ये कोई लोकतंत्र लेके नहीं आता, ये फ्रांस के अंदर क्या बनता है दोस्तों, ये फ्रांस के अंदर दोबारा से राजतंत्र को स्थापित करता है। लेकिन यहां पर ये जो राजतंत्र होगा ये एक अच्छा राजतंत्र होगा, जहां पर राजा जनता की भलाई के काम करेगा, जहां पर नेपोलियन जनता की भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखते हैं कि इस तरीके से फ्रांस की क्रांति की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी वो हुई, और फिर 1804 में ये जो हमारे नेपोलियन भाई साहब थे राजा बन जाते हैं और 1815 तक राजा रहते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बदलाव ये फ्रांस के अंदर करते हैं। और वास्तविकता में जो फ्रांस के गरीब लोग थे उनके अच्छे दिन नेपोलियन के राजा बनने से आ जाते हैं, ठीक है। यहां तक की बातचीत क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारी बातें हैं, हमने ये तो देख लिया कि फ्रांस की क्रांति के हर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, हर एक कहानी की क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे। यहां से अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी फ्रांस के अंदर रहने वाली महिलाएं रही थी, आखिर उनका जीवन किस तरीके से था, वो किस तरीके से अपने जीवन को गुजारा करते थे, उनके जीवन की क्या समस्याएं रही थी, क्या फ्रांस के अंदर जो बदलाव हो रहे थे, क्रांतियां हुई थी, उसमें महिलाएं चुपचाप बैठी हुई थी, क्या वो कुछ नहीं करती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान था? और अब तक हमने ये देखा था कि फ्रांस के अंदर जब भी वोट देने का अधिकार मिला उसमें सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार मिला, चाहे 1791 का संविधान हो या फिर मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर्स के बाद जब संविधान बनता है उसके बाद भी आप देखते हैं कि सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिलता है, क्या पूरी की पूरी वो रूपरेखा रहती है, उसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि क्रांति के बाद, यानी कि सन 1789 में जब क्रांति हो जाती है उसके बाद आप लोग देखते हैं कि महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं था। सिर्फ उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था जो लोग पुरुष थे, 25 साल से बड़े थे और टैक्स देते थे, याद है ना, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं था। और समाज में आप देखते हैं कि उनको उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। हां, क्रांति में महिलाएं आ गई थी। जब लुई 16 के खिलाफ विरोध हुआ था तो महिलाएं सड़कों पर आई थी, महिलाओं ने कहा था कि इस लुई 16 को हटा दो। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्रांति महिलाओं ने की, अपने खून पसीने को आप देखते हैं कि महिलाओं ने क्रांति में लगा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जब क्रांति का समापन हुआ तो सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार मिले, महिलाओं को नहीं, और उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। और उसी के बाद फिर आप लोग देखते हैं कि जब 1791 में संविधान बना, उस संविधान में सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया था, तो जो महिलाएं थी वो परेशान थी। और महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों, महिलाएं छोटे छोटे क्लबों में जुड़ जाती हैं, और उन्हीं में से एक जो मशहूर क्लब था, याद होगा आपको, जैकोबिन क्लब था। और महिलाएं जो थी वो क्या करती हैं, वो अपने भी क्लबों को बनाना शुरू कर देती हैं। तो फ्रांस के अंदर बहुत से ऐसे क्लब बनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही होते हैं, जहां पर महिलाएं अपने अधिकारों पर लेकर क्या करती हैं, डिस्कशन करती हैं। तो 60 से भी ज्यादा आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के समूह या फिर क्लब फ्रांस के अंतर्गत बनते हैं। और इसमें सबसे मशहूर जो क्लब था जो पूरे तौर पर महिलाओं के अधिकारों की बात करता था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो फ्रांस के अंतर्गत एक सबसे मशहूर महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो बना हुआ समूह था या फिर क्लब था, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन, जो महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को वोट देने की बात करता हुआ दिखता है। अच्छा, ये जो महिलाएं थी ये मुख्य तौर पर क्या कर रही थी, इस क्लब के जरिए, ये जो उन्होंने क्लब बनाए हैं अलग अलग, इनके जरिए ये कहना था कि भाई हम भी फ्रांस में रहते हैं, हम भी देश के विकास में योगदान देते हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी तौर पर निभाते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाए, इसीलिए ये जो महिलाएं थी ये क्या करती हैं, ये पुरुष के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करती थी कि जैसे देश में अगर वोटिंग हो रही है, देश में अगर वोट करने का अधिकार मिल रहा है तो आपने पुरुष को दे दिया, तो क्या महिलाएं वोट के लिए योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जो महिलाएं थी वो पुरुषों के समान क्या करती हैं, वोट मांगने की, जो अधिकार पुरुषों को दिए हैं वही अधिकार महिलाओं को दिए जाएं। इन अधिकारों को लेकर आप देखते हैं कि ये महिलाएं मांगे करती थी। और आपको पता है कि सन 1791 में जो संविधान बना था
उससे भी जो हमारी महिलाएं थी उनको क्या मिली थी दोस्तों, आप सभी को पता है कि उनको निराशा ही हाथ मिली थी, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या किया गया था, उसके अंतर्गत बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि सारे के सारे अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही दिए गए थे। वो पुरुष जो 25 साल से बड़े थे और जो टैक्स देते थे उनको आप देखते हैं कि अधिकार मिले, महिलाओं को तो कोई अधिकार मिला ही नहीं था क्रांति के बाद भी और 1791 के संविधान के बाद भी। और अधिकतर महिलाएं जो थी आपको दिखता है कि उनको शिक्षा से भी वंचित रखा गया था। महिलाएं जो थी उनको पढ़ने लिखने भी नहीं दिया गया था। पहले तो पुरुष ये कहते थे कि महिलाएं तो अनपढ़ हैं, पढ़ने कौन नहीं दे रहा, पुरुष तो पढ़ने नहीं दे रहे थे। अगर पढ़ने देते तो फिर उनके पास समझ होती, तो एक तो पढ़ने भी नहीं देते थे और कुछ अगर समझदार होती थी वो अधिकारों की बात करती थी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था और महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था, क्योंकि पुरुषों का यह मानना था कि अगर वो पढ़ लेंगी तो फिर वो अपने अधिकारों की मांग करेंगी। तो कुछ बड़ी ही असमंजस वाली स्थिति हुआ करती थी उस समय के अंतर्गत। अगर हम लोग फ्रांस की महिलाओं को देखें तो वो क्या किया करती थी, वो दूसरों के घरों में जाकर चौखा बर्तन करती थी। जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है जो तृतीय स्टेट की है ना, जो हमारी गरीब समुदाय की महिलाएं थी वो क्या करती थी दोस्तों, आपको दिखता है कि जो अमीर लोग थे उनके घरों में जाकर क्या किया करती थी, चौखा बर्तन किया करती थी, है ना, कपड़े धोया करती थी, बर्तनों को मांझा करती थी। और इसके अलावा जो महिलाएं थी वो क्या किया करती थी, वो घर का अपने खाना भी पकाती थी और परिवार की देखभाल भी उन्हें करनी पड़ती थी। तो एक तो घर के बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है, उसी के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान उन महिलाओं को रखना पड़ता था। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इन महिलाओं को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी बहुत ही बखूबी तौर पर निभाना पड़ता था। और जो तृतीय स्टेट की महिलाएं थी वो क्या करती थी, वो घर चलाने के लिए सब्जियां और फल भी बेचा करती थी, है ना। तो बड़ा ही आप देखें कि जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि चीजें बड़ी अजीब थी। और जो कुलीन वर्ग की भी महिलाएं रही थी, जो अमीरों की जो महिलाएं रही थी, उन्हें भी अपने घर में अपने परिवारों को संभालना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। और बड़े तौर पर आप देखते हैं कि उनको घर में भी ज्यादा अच्छे अधिकार नहीं मिले थे। तो चाहे अमीर घर की महिला हो चाहे गरीब घर की महिला हो, उसको पूरे तौर पर आप देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर क्या किया जा रहा है, कोई ज्यादा अच्छे अधिकार नहीं दिए गए, उनका जीवन ज्यादा बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अच्छा नहीं गुजरता है। फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और समय गुजरने के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि क्रांतियां होती हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आता है, नेपोलियन आता है, समय गुजरता चला जाता है। और फिर धीरे धीरे ये जरूरत उठती है कि महिलाओं को क्या किया जाए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए फ्रांस में क्या किए जाते हैं, बहुत से कानून बनाए जाते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जाती है कि जो स्त्री शिक्षा है, कि जो महिलाओं को पढ़ाया जाए, ये अनिवार्य किया जाता है। ये क्या किया जाता है कि जो स्त्री है उनको पढ़ने का मौका दिया जाए और लड़की जो होगी ना, लड़की उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी ना की जाए। तो अगर लड़की ये कह दे कि भैया जी मैं इस व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहती, तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। तो फ्रांस का जो समाज था वो धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिला हितैषी होने लग जाता है, यानी कि महिलाओं की तरफ और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने की बात करता है। कहा जाता है कि महिलाओं को पढ़ाया जाए और उसी के साथ उनकी मनमर्जी के बिना आप उनकी शादी नहीं करा सकते। और तलाक को भी कानूनी दर्जा दिया गया कि अगर कोई महिला तलाक लेना चाहे तो उसको ये अधिकार मिले कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से पसंद नहीं है और वो अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसको तलाक का अधिकार दिया जाए। ये भी आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर फ्रांस के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव की बात की जाती है। और उसके बाद महिलाओं को क्या किया जाता है, महिलाओं को शिक्षित तो किया ही जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उसी के साथ उनको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, उनको समाज के अंदर सम्मान दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ उन्हें भिन्न भिन्न कामों की क्या दी जाने लगती है, फ्रांस के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अलग अलग तरीके से क्या कर सकें, अपने कामों को कर सकें, कुछ नया नया हुनर सीख लें, सिलाई बुनाई और चीजें जो होती हैं उसको अच्छे तरीके से सीख लें, वो भी ट्रेन किया जाता है। और फिर 1789 में आपको याद होगा फ्रांस में क्रांति होती है और उसके बाद आपको पता है कि पुरुषों को अधिकार मिल जाते हैं, जो अमीर लोग अमीर पुरुष थे। लेकिन फ्रांस के अंदर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अधिकार सन 1946 के अंतर्गत आके मिलते हैं। तो फ्रांस में महिलाओं को अधिकार काफी साल बाद मिलते हैं। हमें आज़ादी मिली है 1947 में और उससे सिर्फ एक साल पहले ही आप देखते हैं कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। आज के समय में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मौजूद है। तो महिलाओं की क्या स्थिति रही थी और महिलाओं ने किस परिप्रेक्ष्य के अंदर आपको दिखता है कि क्रांति की 1789 की जो क्रांति थी उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। क्रांति के बाद उनको कुछ नहीं मिला, पुरुषों को ही अधिकार मिले वोट देने का। उन्होंने बदलाव की उम्मीद की। 1791 में जो संविधान मिला उसमें भी आप देखें कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया, महिलाओं को कुछ नहीं मिला। महिलाएं सिर्फ घरों के ही काम किया करती थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था।
समय धीरे धीरे गुजरता है, महिलाओं को पढ़ने के मौके दिए जाते हैं, उनको सोसाइटी में सम्मान मिलता है, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप देखते हैं कि काफी क्रांति के काफी साल बाद, है ना, आप देखते हैं कि लगभग 100 साल के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। चलिए दोस्तों, यहां तक की कहानी तो हमने देखी महिलाओं के संदर्भ में। फ्रांस के अंदर आप लोग देखते हैं कि वहां पर ना एक और समूह था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग दास कहते हैं। क्या कहा जाता है? इस समूह को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इस समूह को हम लोग दास कहते हैं, है ना, इनको दास कहा जाता है। दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है गुलाम। ये लोग क्या हैं दोस्तों? ये लोग गुलाम थे, है ना। गुलाम क्या होता है कि मुख्य तौर पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक प्रकार से अपने कब्जा करके रखता है, उसको कोई अधिकार नहीं देता, उससे जबरदस्ती काम कराता है, उसको कोई पैसा नहीं देता है, और इसी को गुलामी कहा जाता है या फिर दास प्रथा कहा जाता है। तो फ्रांस के अंदर ये बड़े स्तर पर हुआ करती थी और आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर इसका उन्मूलन हुआ। उन्मूलन का मतलब इसे हटाया गया या फिर आप लोग देखते हैं कि इसे समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसकी पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे कि आखिर फ्रांस में दास प्रथा कब शुरू हुई और आखिर ये कैसे समाप्त हुई। इसको एक एक कर हम लोग आपके समक्ष क्या करेंगे दोस्तों? समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कर हर एक बिंदु को हम लोग आप सभी के समक्ष डिस्कस करना शुरू करें। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो दास प्रथा है ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है। प्रथा का मतलब होता है तरीका। ये जो गुलाम बनाने का तरीका है ये बहुत ही गलत है। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ आप बाध्य करते हैं कि उसको काम करना होगा और उसको क्या किया जाता है? उसको सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता है। जैसे आप देखें आपके शहरों के अंदर आप देखते हैं कि जानवरों की मंडियां होती हैं जहां पर आप देखते हैं कि जानवरों को खरीदा बेचा जाता है। कुछ ऐसा आज से लगभग 200 साल पहले दुनिया के हर इलाके में आपको होता हुआ दिख रहा था। बहुत अजीब बात थी दोस्तों कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को खरीद रहा है, बेच रहा है, और दूसरा मनुष्य है ना, उसको कोई अधिकार नहीं है, वो एक जानवर रूपी है, उसको कोई बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता, वो अपना परिवार नहीं बचा सकता, वो अपना परिवार स्थापित नहीं कर सकता। उसको सिर्फ काम करने के लिए ही क्या किया जाता था? आप रखते थे कि रखा जाता था और जानवरों की तरह मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था। और ये जो दासों का व्यापार था, कि गुलामों को खरीदने का ये जो व्यापार था, आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर क्या होता है दोस्तों? समस्त यूरोप के अंतर्गत क्या होता है? फैलता है। अच्छा, फ्रांस के अंदर जो व्यापारी लोग थे, अगर हम लोग फ्रांस की बात करें दोस्तों, ये जो फ्रांस था इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि फ्रांस के जो बहुत से व्यापारी थे ये अफ्रीका गए और अफ्रीका से बहुत से अफ्रीकी लोगों को खरीद के लाए, है ना। आप देखिए दोस्तों, अफ्रीका के जो ये अश्वेत लोग हैं, ये जो डार्क लोग हैं, फ्रांस के बहुत से व्यापारी अफ्रीका गए, वहां उनको दिखा कि ये लोग हैं और इनके पास तो कुछ खाने को है नहीं, तो इनको कैप्चर कर लिया, इनको कैद कर लिया और कैद कर ये इनको फिर फ्रांस ले आए और फिर अपने यहाँ पर इनको गुलाम बनाकर रखना शुरू किया। तो जो फ्रांस के व्यापारी थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती कैद कर अपने यहाँ पर लाना शुरू कर दिया और उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप देखिए कि हुआ करता था और इन लोगों के हाथ में बेड़ियां बांधी जाती थी, इनको जानवर रूपी रखा जाता था दोस्तों, है ना। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि इन दासों को जंजीरों में पकड़ के रखा जाता था और इनको लंबे लंबे, है ना, देखिए अगर आप देखें तो अफ्रीका यहां पर है और अगर आप लोग देखें कि जो फ्रांस है वो यूरोप के अंतर्गत पड़ता है, तो काफी लंबी दूरी है और ये जो लंबी दूरी थी ये पानी के जहाज के द्वारा पूरी की जाती थी। और आप देखते हैं कि इस पानी के जहाज में क्या इन लोगों को कोई अधिकार थे? नहीं, इनको जानवरों के तरीके से घसीट दिया जाता था, रख दिया जाता था, इनको जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। महीनों महीनों की यात्रा होती थी और इस महीनों की यात्रा में इनको बहुत कम बार खाने को दिया जाता था और काम वहां पर भी करवाया जाता था और बड़ी बेदर्दी के साथ इनको क्या किया जाता था दोस्तों? अफ्रीका से फ्रांस में पहुंचा दिया जाता था। और जब ये क्या किया करते थे बच्चों? इनको अफ्रीका के अलग अलग द्वीपों से अफ्रीका के अलग अलग द्वीपों में इनको पकड़ा जाता था। अफ्रीका से ये लोग फ्रांस आते थे और उसके बाद आप देखते थे कि फ्रांस ने दूसरे क्षेत्रों में भी कब्जा किया होता था। तो फ्रांस ने जहां पर कब्जा किया होता था वहां पर भी इन गुलामों को भेज दिया जाता था। कैरेबियन द्वीप आपने सुना होगा, आज के टाइम पे जो वेस्ट इंडीज है ना, वहां पर आप लोग देखें कि वेस्ट इंडीज बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बना है, तो इन्हें ही कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है। यहां पर इन गुलामों को फ्रांस ने क्या किया था दोस्तों? ये जो फ्रांस देश था इसने इन कैरेबियन द्वीपों पर कब्जा किया हुआ था और इन कैरेबियन द्वीपों पर आप देखते हैं कि यहाँ पर गन्ने कॉफी की खेती होती थी। जो फ्रांस के बहुत से व्यापारी थे वो क्या करते थे? वो इन सभी कैरेबियन द्वीपों पर गन्ने की, कॉफी की और नील की खेती करते थे और यहाँ पर मजदूरी के लिए क्या करते थे? ये लोग अफ्रीका से गुलामों को लेकर आते थे। तो जो कैरेबियन आइलैंड्स थे वहां पर आप देखते थे कि अफ्रीका से इन गुलामों को लाकर इनसे जबरदस्ती खेती कराई जाती थी और इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, इनको जानवर रूपी रखा जाता था। बहुत ही दयनीय आप देखते हैं कि इनकी जिंदगी हुआ करती थी।
इसी के साथ आप लोग देखें जो फ्रांस है वहां पर आप देखें कि दो शहरों के नाम आपको बताए जा रहे हैं, बुआर्दे और नांते। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये बंदरगाह है। बंदरगाह क्या है, बंदरगाह का मतलब है कि ये ना समुद्र के किनारे हुआ करते थे। ये जो दो बंदरगाह आपको दिख रहे हैं, समुद्र का किनारा जहां पर बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुका करते थे, और ये बड़े बड़े पानी के जहाज आके रुकते थे और यहां से जो गुलाम होते थे वो उतारे जाते थे और चढ़ाए जाते थे। अब ये जो बांदे और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि नांते शहर बंदरगाह थे, ये शहर में परिवर्तित हो गए। ये बहुत फले फूले, यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि पानी के जहाज यहाँ पर आके रुकते थे। तो ये जो बांदे और नाते शहर था, ये जो बंदरगाह था, ये बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए क्योंकि इस इलाके के अंदर आप लोग देखते हैं कि बड़ी मात्रा में जो आपको दिखता है कि गुलाम थे उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो ये पूरे के पूरे शहर स्थापित हो गए। गुलामों की खरीद फरोख्त से आप लोग देखते हैं कि छोटे इलाके जो थे वो बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। बांदे और नाते जैसे छोटे छोटे बंदरगाह पूरे तौर पर शहरों में परिवर्तित होते चले गए। यहाँ के लोगों को बहुत फायदा हुआ गुलामों की खरीद और फरोख्त से। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्थिति रही है ना, अब हम लोग यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा का पूरा कालखंड रहा, क्या इसने फ्रांस के अंदर, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें ये जो मजदूर लोग थे, ये जो दास लोग थे, इन्होंने भी योगदान दिया था। ये जो दास लोग थे ये तृतीय स्टेट के अंदर आया करते थे और इन लोगों ने भी आपको दिखता है कि बड़े लेवल पर प्रभाव किया था, है ना। और फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो फ्रांस का ये जो समूह रहा था वो क्या होता है दोस्तों, आपको दिखता है कि पूरे तौर पर हो जाता है। अच्छा, फिर आप क्या देखते हैं कि ये जो फ्रांस इस तरीके से चल रहा था, फिर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये समस्या समझ में आती है कि भैया मानव तो मानव है, मनुष्य तो मनुष्य है। और फिर आप लोग देखते हैं कि है ना 19वीं शताब्दी के आसपास बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, जो हमारा पूरा का पूरा क्या था दोस्तों, फ्रांस था, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये जो दास प्रथा थी उसे समाप्त किया जाता है कि मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं करेगा। उसी के साथ साथ फ्रांस जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ था, है ना, या फिर फ्रांस ने जिनको अपना गुलाम बनाया था, उन इलाकों में भी जहां पर दास प्रथा होती थी उसको भी खत्म किया गया। तो फ्रांस में ये जो दास प्रथा का उन्मूलन था, ये आपको दिखता है कि 19वीं शताब्दी के आसपास, है ना, पूरे तौर पर आप देखते हैं कि खत्म किया जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्यों उठ रहा होगा, ये आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हम तो रह रहे हैं भारत में रहते हुए हमें फ्रांस के बारे में, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की समस्या, फ्रांस के राजाओं के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों उठ रही है। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये जो फ्रांस की क्रांति की घटना थी ना, ये अपने आप में बहुत ही अजीब थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी देश की जो जनता है वो अपने राजा के खिलाफ ही विरोध कर दे। मानव इतिहास में आप देखें कि कभी ऐसा देखा ही नहीं गया था कि देश की जनता अपने राजा से परेशान थी लेकिन वो राजा की बातों को मान लिया करती थी। लेकिन जनता को ये समझ में आया कि भाई हमारा अगर राजा गलत है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं। और ये इतिहास में बहुत ही अजीब बात थी, बहुत ही अनूठी बात थी कि जनता अपने ही राजा के खिलाफ जा रही है और विरोध कर रही है। और इस क्रांति का आप देखें कि इस क्रांति का प्रभाव ना केवल फ्रांस में पड़ा बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ा, क्योंकि उस समय तक दुनिया के जो अधिकतर देश थे वो यूरोप के देशों के गुलाम थे, है ना। अगर आप लोग भारत को देखें, सन 1789 में क्या हम लोग आजाद थे? नहीं, भारत भी तो गुलाम था ना, है ना। ऐसे ही आप देखें कि दुनिया के अधिकतर देश यूरोप के देशों ने, फ्रांस ने, उसी के साथ जर्मनी ने, उसी के साथ अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने, है ना, इन यूरोप के बड़े बड़े पावरफुल देशों ने अफ्रीका को, एशिया को, उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को कब्जा किया हुआ था। तो जब ये फ्रांस की क्रांति घटती है और जब दुनिया के लोगों को पता चलता है कि भाई फ्रांस के लोगों ने अपने ही राजा को हटा दिया, तो लोगों में फिर ये यकीन पैदा होता है कि हाँ, जब फ्रांस के लोग अपने ही शासक को हटा सकते हैं तो हम पर तो बाहरी लोगों ने शासन किया हुआ है। जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बहुत से देशों में जो आजादी की लड़ाई थी, है ना, वो किससे शुरू होती है? वो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होती है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के अंदर जो भारत के लोगों में आजादी की ख्वाहिश उठती है, वो कैसे उठती है? जब वो देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई है, फ्रांस के लोगों ने अपने ही शासक को उखाड़ कर फेंक दिया, तो भारत के लोगों में यह विश्वास आता है कि हाँ, हम भी अंग्रेजों को अपने देश से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति ने दुनिया के बहुत से देशों को आजादी की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रभावित किया। तो यही वजह थी जिसकी वजह से हमने इस पूरे के पूरे अध्याय को आप सभी के सामने रखा। तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह रही थी। तो चलिए दोस्तों, क्या कर लेते हैं हम लोग फटाक से आप सभी के साथ मुख्य तौर पर ये जो हमारा अध्याय है इसके समस्त बिंदुओं को जल्दी से क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं।
हम सभी को पता है कि हमने आप सभी के साथ आतंक राज के बारे में पढ़ा, और हम सभी को पता है कि मैक्सिमिलियन, है ना, हमारा ये जो मैक्सिमिलियन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स, ये क्या करता है दोस्तों, ये 1793 में राजा बनता है। बहुत ही क्रूर शासक था, है ना, छोटी छोटी बातों पर लोगों को सजा दिया करता था। गिलोटिन नामक जो आप देखते हैं कि वो था यंत्र, उसके जरिए सजा दिया करता था। और इसने बहुत से अजीब अजीब कानून बनाए थे, और इन्हीं में से एक कानून को ये खुद ही तोड़ देता है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि सन 1794 में वो क्या हो जाता है दोस्तों, उसी कानून को तोड़ने की वजह से इसको मौत की सजा दे दी जाती है और उसको गिलोटिन पर लटका दिया जाता है। फिर फ्रांस में आतंक का राज तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि फ्रांस में जो अब देश को कैसे चलाया जाए, इसके लिए फ्रांस के अंदर जो मध्यम वर्ग था वो आगे आता है, वो एक नए संविधान को बनाने की बात करता है। अब फ्रांस में जो नया संविधान बनता है, इसमें देश को चलाने के लिए आप देखते हैं कि देश को दो समूहों में, या फिर आप लोग देखते हैं कि दो ग्रुप में बांट दिया जाता है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और हर ग्रुप के अंदर 5-5 लोगों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब ये देश के अंदर शक्ति को दो समूह में बांट दिया, इसी को हम लोग डायरेक्टरी शासित फ्रांस कहते हैं। अब ये जो लोग थे ना, ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ टकराव करने लग जाते हैं। तो 1794 के बाद फ्रांस के अंदर देश की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। देश के लोग अब भी हताश थे, परेशान थे कि हमारा कुछ नहीं हो रहा। और इसी बीच में आपको दिखता है कि सन 1804 के आसपास एक व्यक्ति आशा की किरण के तौर पर आता है, जिसका नाम था नेपोलियन, और वो जनता से कहता है कि भाई मैं आपकी हर समस्या का निपटारा कर दूंगा। और 1804 में राजा बनने के बाद सच में नेपोलियन उन समस्याओं को समाप्त करता है, और फिर ये इतिहास का, दुनिया का सबसे बेहतरीन राजा बनकर दिखाता है। और नेपोलियन फ्रांस की जो समस्याएं थी उन्हें खत्म करता है, अमीर गरीब का अंतर उसे समाप्त करता है। इसके साथ ही हमने देखा कि महिलाओं की जो क्रांति थी वो कैसे रही थी। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आप देखते हैं कि क्रांति करने के बाद जब 1791 में कानून बनता है, संविधान बनता है, तो उसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता। महिलाएं इस बात से हताश थीं, महिलाओं को वैसे ही पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को बहुत ही तुच्छ माना जाता था। अधिकतर महिलाएं घर का ही काम करती थीं। जो तृतीय स्टेट की महिलाएं थी वो सब्जियां भी बेचा करती थी। और धीरे धीरे फिर फ्रांस के समाज में परिवर्तन आता है, महिलाओं को शिक्षित होने मौका मिलता है, महिलाओं को नए नए हुनर सीखने का मौका मिलता है। और फिर क्रांति के काफी सालों बाद, 100 साल के आसपास आप देखते हैं 1946 में फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। और फिर हम लोगों ने देखा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का मतलब क्या है कि मनुष्य ही, मानव ही मानव को क्या है, एक मानव दूसरे मानव को क्या कर रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती काम करा रहा है, बाध्य कर रहा है काम करने के लिए। तो अधिकतर अफ्रीका के जो लोग थे उनको बाध्य किया गया। फ्रांस के बहुत से व्यापारी अफ्रीका पहुंच जाते हैं, वहां से व्यापारी उन अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती अपने यहां पर लाते हैं। और उसके बाद फ्रांस के ऐसे इलाके जहां पर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था, जो कैरेबियन द्वीप थे, वहां पर इन जो दास थे उनको ले जाया जाता था। वहां पर गन्ने की खेती, कॉफी की खेती उनसे कराई जाती थी। और इसी वजह से आप देखते हैं कि फ्रांस के व्यापारी लोग अपने काम को कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है फ्रांस के अंदर, और लोगों को समझ में आता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकता, ये मानवता के खिलाफ है। और उसके बाद आप देखते हैं कि इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि हाँ, क्यों फ्रांस की क्रांति हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ही लोगों में यह विश्वास दिलाया कि अगर आपका राजा सही नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं। और उस समय दुनिया के अधिकतर देश गुलाम थे, और उन गुलाम देशों में जनता अपने बाहरी शासकों से परेशान थी, जैसे भारत में हम लोग अंग्रेजों से परेशान थे। तो जब फ्रांस की क्रांति होते हुए दिखी तो भारत के लोगों को लगा कि जब फ्रांस के लोग अपने राजा को हटा सकते हैं तो हम क्यों अंग्रेजों को नहीं हटा सकते। और फिर अलग अलग देशों में अलग अलग आजादी की लड़ाइयां आप देखते हैं कि होती हुई दिखी। तो यहां तक की बातचीत तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली दोस्तों। अब एक एक कर हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित आपके जो क्विज के क्वेश्चंस होंगे उनको रखेंगे। तो ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया। एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, और आपको क्या करना है, जल्दी से सही ऑप्शन को चूज करना है कि आतंक का राज किसने स्थापित किया। लुई 16, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स, आबे सिए, या फिर मोंटेस्क्यू। 4 ऑप्शंस हैं, और आपको जल्दी से सही ऑप्शन को चूज करना है कि इनमें से किसने आतंक का राज स्थापित किया था। हम सभी को पता है दोस्तों कि ये जो आतंक का राज था ये सन 1793 से सन 1794 में तक रहा था। और जो जैकोबिन क्लब का है ना, जैकोबिन क्लब का जो नेता था, क्या नाम था उसका, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स, उसी के द्वारा किया गया था। छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार रहा था, इसी को हमने आतंक का राज कहा था, जो 1793 से 1794 तक रहा, जो जैकोबिन क्लब के नेता से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि गिलोटिन क्या था।
कैदियों को कैद रखने वाला जेल, खेल के मैदान, सिर को धड़ से अलग करने वाली मशीन, या गांव में बैठने वाला पंचायत की जगह। एक बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको बताना होगा कि ये जो हमारा आप देखते हैं कि गिलोटिन था ये क्या हुआ करता था। 4 ऑप्शंस हैं, आपको जल्दी से क्या करना है दोस्तों, सही ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर को बताना है कि गिलोटिन क्या था। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए कि गिलोटिन से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा बनाया गया एक मशीन थी जिसके जरिए लोगों को फांसी की सजा यानी कि उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था। जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स ने छोटी छोटी बातों पर अपने विरोधियों को, उसी के साथ साथ अपने साथियों को मार दिया था, गिलोटिन पर उनको लटका दिया था, उनकी गर्दनों को काट दिया था। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। तो कब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स को आप देखते हैं कि फांसी पर लटका दिया गया था। 4 ऑप्शंस हैं, 1794, 1796, 1793 या फिर 1795। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों कि किस साल में आप देखते हैं कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। आपको पता है 1794 में, है ना, इसको लटका दिया गया था और इसकी कहानी फिर खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं दोस्त। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि दास प्रथा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से वो कौन सा कथन है जो आपको दिखता है कि दास प्रथा के बारे में हमें सही जानकारी नहीं दे रहा। पहला है कि दासों का व्यापार 17वीं सदी से शुरू हुआ। दूसरा, फ्रांस के व्यापारी मुख्य रूप से अमेरिका से दास खरीदते थे। तीसरा है कि जैकोबिन क्लब ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बांदे और नानते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण ही फलते फूलते शहर थे। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना होगा कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा सही ऑप्शन हमारे सामने पेश करेगा। देखिए यहां पर लिखा गया है कि जो दासों का व्यापार था वो मुख्य तौर पर 17वीं सदी यानी कि सन 1600 के आसपास दुनिया के अंतर्गत बड़े स्तर पर शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। उसके बाद दिखा है कि जैकोबिन क्लब जो था यानी कि सन आप देखते हैं कि ये जो हमारा जैकोबिन क्लब था जो सन 1793 से 1794 तक फ्रांस में शासन करता है, ये फ्रांस में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। हाँ, इन लोगों ने दासों के खरीदने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो बांदे और नाते जो 2 बंदरगाह थे ये दासों के व्यापार की वजह से ही बहुत फलते फूलते शहरों में परिवर्तित हो गए थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। क्या फ्रांस के व्यापारी अमेरिका से खरीदते थे दास? नहीं, वो कहां से खरीदते थे? वो अफ्रीका से क्या करते थे दोस्तों, दासों को खरीद कर लाते थे। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल गलत बनता है, आपने इसी को पकड़ना था। ये हमारा ऑप्शन है दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा कब समाप्त हुई। इनमें से वो कौन सा साल है जब फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि हमने पूरे तौर पर देखा कि फ्रांस के अंदर, उसी के साथ साथ जहां पर फ्रांस शासन करता है जिन इलाकों में, है ना, वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। उपनिवेश का मतलब होता है जिस जगह पर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था। अफ्रीका के बहुत से इलाके हुए और उसी के साथ आप देखते हैं कि इंडोनेशिया हुआ, वहां पर दास प्रथा कब समाप्त हुई ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन को जवाब देना है। जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ जी, फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा कब समाप्त हुई आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा सही आंसर देगा और हमारा सही आंसर है 1848, है ना। 1848 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के उपनिवेशों में, फ्रांस में पूरे तौर पर दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, इसको हटा दिया गया। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर क्या किया, अपनी आज की क्लास के सभी क्विज के क्वेश्चंस को किया। अच्छा, इस क्लास से संबंधित आपके होमवर्क के क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपको हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो ऐप है, वहां से मिल जाएंगे। तो कृपया करके अगर आपको होमवर्क के क्वेश्चंस देखने तो आप लोग ऐप पर जरूर पहुंचें। बहुत सारे आपके MCQ के क्विज हैं और उनको आप लोग अगर करेंगे तो आपके लिए वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं, आपके पेपर से संबंधित हैं, जो आपके पेपर में आपकी बहुत ज्यादा क्या करेंगे दोस्तों, मदद करेंगे। तो कृपया उनको जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारी ये जो आज की क्लास हुई, जिसके अंदर हम लोगों ने आप सभी के साथ इतिहास का जो सबसे पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, इसकी जो हमने पूरी की पूरी कहानी को रखा, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग आप सभी के साथ मुख्य तौर पर मुलाकात करेंगे अपने एक नए लेक्चर के अंदर, और उस नए लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर को करेंगे डिस्कस। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो पूरा का पूरा अध्याय है ये कंप्लीट हो गया।
इसके अंतर्गत हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को किया और ये चैप्टर बहुत सरलतम तरीके से आपके साथ शेयर किया। आप हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। क्लास 9th के जो हमारे सभी साथी हैं उनको बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़िए और क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे तरीके से आपको टॉप करना है अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्यों के अंदर, अपने बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो 9th आपका आधार होगा। ये आधार अगर आपका स्ट्रांग होगा, यही अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आप 10th में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप लोगों से मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में और उस नए लेक्चर के अंदर एक नया अध्याय हम लोग आप सभी के साथ करेंगे डिस्कस और बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को हम लोग आपके सामने रखेंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस चैप्टर को कराने की अपेक्षा रखते हैं। एक बार आप भी कमेंट लिख दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ाया जाए, वो चैप्टर पढ़ाया जाए, चैप्टर का नाम लिखिए, देखते हैं जिस चैप्टर की होगी डिमांड उसको हम लोग आपके सामने जरूर रखेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। आप लोग अपना ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी क्लासेस को देखते रहें। धन्यवाद।